भारत के ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एक वॉलेटाइल फेज में है। जब से वेस्ट एशिया में वॉर शुरू हुआ है, तब से इन कंपनीज के अराउंड कुछ ना कुछ न्यूज आती रहती है। कच्चे तेल की कीमतों में उबाल देखा जा रहा है। Crude linked caused an upsurge to $137 per barrel. Soon it could touch $100 per barrel, and that's going to be a nightmare for oil importing countries, especially India. IOCL, BPCL, HPCL और भी OMCs लास्ट 3 महीनों से बहुत नुकसान झेल रहे हैं। यूएस और ईरान के वॉर के कारण दुनिया भर में क्रूड ऑयल का शॉर्टेज हो गया था। इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, सबको बहुत महंगे रेट्स पे क्रूड खरीदना पड़ रहा था। पर सरकार उन्हें पेट्रोल, डीजल, एलपीजी के भाव ज्यादा बढ़ाने नहीं दे रही थी, जिसके कारण उनके डेली लॉसेस 1000 करोड़ रुपीस तक पहुंच गए। दोस्तों, इस वॉर ने भारत को एक जरूरी बात का एहसास दिला दिया है। हमारा क्रूड पे डिपेंडेंस एक बहुत बड़ा थ्रेट है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज यानी ओएमसीज के लिए भी एक बहुत बड़ा अनकंट्रोलेबल फैक्टर है। तो ऐसे में अब सवाल ये है कि आखिर ओएमसीज के लॉसेस इतने ज्यादा कैसे बढ़ गए, और अब फ्यूचर में ऐसा दोबारा ना हो इसके लिए वो क्या कर रहे हैं। ये समझने के लिए हमने इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में हम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज यानी ओएमसीज का सप्लाई चेन समझेंगे, जैसे हम बाकी सारे सेक्टर्स के सप्लाई चेन समझते आए हैं। बिल्कुल डीप जाके एंड टू एंड सप्लाई चेन को ब्रेक डाउन करेंगे। इससे हमें उनके एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स का, ओएमसीज के एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स का अंदाजा लग जाएगा। फिर पार्ट 2 में हम समझेंगे कि कैसे लॉन्ग टर्म में ओएमसीज इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। ओएमसीज का सप्लाई चेन क्रूड ऑयल से शुरू होता है। वो क्रूड ऑयल खरीदते हैं, उसे रिफाइन करते हैं, पेट्रोल बनाते हैं, डीजल बनाते हैं, एलपीजी, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ये सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स उससे निकालते हैं और फाइनली अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू इन प्रोडक्ट्स को सेल कर देते हैं। कहने को ये सप्लाई चेन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन इसके हर एक स्टेप में कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। ऐसी कॉम्प्लेक्सिटीज जिसके कारण ओएमसीज को हर दिन 1000 करोड़ रुपए का नुकसान होने लगा था। चलिए सप्लाई चेन के हर एक स्टेप को डिटेल में समझते हैं, ताकि ये 1000 करोड़ पर डे का जो लॉस है, इसकी कहानी भी समझ आए। सबसे पहले क्रूड ऑयल की बात करते हैं। क्रूड ऑयल के लिए भारत मोस्टली इंपोर्ट्स पे डिपेंड करता है, और ये हमने बहुत सारे वीडियोस में बहुत बार बताया है। हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े इंपोर्टर ऑफ ऑयल हैं। भारत लगभग 12 लाख करोड़ रुपए का क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम इंपोर्ट करता है। हमारे टोटल इंपोर्ट्स में सबसे बड़ा हिस्सा ऑयल का ही होता है, लगभग 18 to 20%। और ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारा क्रूड ऑयल प्रोडक्शन लगभग ना के बराबर है। हमारे टोटल डिमांड का बस 11% हम खुद प्रोड्यूस करते हैं, और ये सेल्फ सफिशिएंसी हर साल गिरते ही जा रही है। इसीलिए आज के इस डिस्कशन में हम इंपोर्ट्स पे फोकस करेंगे। क्रूड कहाँ से इंपोर्ट किया जा रहा है, इस डिसीजन का प्राइसिंग पे काफी बड़ा इम्पैक्ट है। क्रूड की क्वालिटी, एक्सपोर्टिंग कंट्री से डिस्टेंस, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, ये सब ऑयल के प्राइसेस को इन्फ्लुएंस करता है। ग्लोबल रिजर्व्स का 70% ओपेक नेशंस यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के पास है, जैसे कि इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला। लेकिन आज के दिन नॉन ओपेक कंट्रीज ओपेक कंट्रीज से दुगना ऑयल सप्लाई करने लग गए हैं। इनकी सालों की ओलिगोपोली जो थी, उसको चैलेंज किया जा रहा है। नॉन ओपेक कंट्रीज में मेजरली यूएस, रशिया, कनाडा आते हैं। ओपेक कंट्रीज के क्रूड सप्लाईज यूजुअली सेंट्रली कोऑर्डिनेटेड होते हैं, लेकिन नॉन ओपेक कंट्रीज अपना प्रोडक्शन इंडिपेंडेंटली डिसाइड करते हैं, और इससे क्रूड के प्राइसेस थोड़े अनप्रिडिक्टेबल हो जाते हैं। बट इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि हर रीजन का क्रूड ऑयल सेम नहीं होता। हर रीजन की क्रूड की क्वालिटी अलग होती है, और इसीलिए प्राइसेस भी वेरी करते हैं। क्रूड की क्वालिटी में 2 मेन डायमेंशंस होते हैं जो उनके प्राइस को इन्फ्लुएंस करते हैं, स्वीटनेस और डेंसिटी। क्रूड का सल्फर कंटेंट उसका स्वीटनेस डिसाइड करता है। अगर सल्फर ज्यादा है तो क्रूड सावर होगा, अगर सल्फर कम है तो क्रूड स्वीट होगा। कम सल्फर कंटेंट वाले क्रूड यानी कि स्वीट क्रूड को रिफाइन करना सस्ता और आसान होता है। तो बेसिकली क्रूड जितना स्वीट होगा, उसको रिफाइन करना उतना आसान होता जाएगा। लेकिन अक्सर ऐसी चीज जिसमें मेहनत कम होती है, वो महंगी भी पड़ती है। उसी तरह ये स्वीट क्रूड खरीदना थोड़ा महंगा पड़ता है। स्वीटनेस के बाद आता है डेंसिटी। हल्के क्रूड से पेट्रोल और डीजल जैसे हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी ज्यादा निकलती है, और इसीलिए वो ज्यादा महंगा होता है। भारी क्रूड से लो वैल्यू प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी ज्यादा निकलती है, तो वो सस्ता होता है। तो क्वालिटी वाइज स्वीट और लाइट क्रूड बेटर होता है, लेकिन महंगा होता है। सार और हैवी क्रूड को ज्यादा रिफाइन करना पड़ता है, उससे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स कम निकलते हैं, इसीलिए वो सस्ता होता है। मिडिल ईस्ट क्रूड मोस्टली सार और हैवी होता है, इसीलिए वो कंपैरेटिवली चीपर होता है।
रशियन क्रूड मोस्टली मीडियम सावर और हैवी होता है। यूएस का क्रूड स्वीट और लाइट होता है। क्वालिटी के बेसिस पे अगर क्रूड की प्राइसिंग की जाए तो सबसे सस्ता मिडिल ईस्ट का क्रूड, फिर रशिया और फाइनली यूएस। हिस्टोरिकली भारत मिडिल ईस्ट से क्रूड सोर्स करता आया है। हमारा 60% से ज्यादा क्रूड मिडिल ईस्ट से आया करता था। इसीलिए मैक्सिमम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की रिफाइनिंग कैपेसिटी सावर और हैवी क्रूड को प्रोसेस करने के लिए बनाई हुई है, और इसीलिए भारत के लिए यूएस से ऑयल इंपोर्ट करने का डिसीजन लेना थोड़ा टफ है। पहले तो हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी स्वीट और लाइट क्रूड को प्रोसेस करने के हिसाब से बनी हुई है, ऊपर से यूएस से क्रूड इंपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा पड़ता है और टाइम भी ज्यादा लगता है। अलग अलग रीजन के क्रूड के लिए अलग अलग प्राइस बेंचमार्क्स हैं। मिडिल ईस्ट रीजन के सार और मीडियम क्रूड के लिए ओमान एंड दुबई बेंचमार्क यूज किया जाता है। मिडिल ईस्टर्न कंट्री से जो ऑयल एशिया की तरफ जाता है उसके लिए मोस्टली ये दुबई बेंचमार्क यूज होता है। नॉर्थ सी बेल्ट के स्वीट और लाइट क्रूड के लिए ब्रेंट बेंचमार्क यूज किया जाता है। रशियन क्रूड को भी ब्रेंट के अगेंस्ट बेंचमार्क किया जाता है, वो ब्रेंट के प्रीमियम या डिस्काउंट पे सेल होता है। यूएस के लाइट और स्वीट क्रूड के लिए WTI बेंचमार्क यूज किया जाता है। ये यूजुअली ब्रेंट के आसपास ही रहता है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ब्रेंट सबसे ज्यादा पॉपुलर बेंचमार्क है। ये चार्ट देखो, इसमें 1992 से लेके अब तक के ब्रेंट, WTI और दुबई क्रूड के मंथली प्राइसेस प्लॉट किए हुए हैं। मोस्टली दुबई क्रूड ब्रेंट और WTI के कंपैरिजन में थोड़ा सस्ता पड़ता है, बिकॉज ऑफ कोर्स वो हैवी और सार भी है। लेकिन कई महीने ऐसे भी हैं जब दुबई क्रूड के प्राइसेस ब्रेंट और WTI से ज्यादा हैं, और ऐसा इसीलिए क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस सिर्फ क्वालिटी नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट से भी इन्फ्लुएंस होते हैं। मैक्सिमम ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज अभी कुछ सालों से जियोपॉलिटिकल टेंशन से घिरी हुई है। यूएस, सऊदी अरेबिया, रशिया, ईरान, वेनेजुएला, और इसके कारण मार्केट में क्रूड प्राइसेस को लेके काफी वॉलेटिलिटी बढ़ गई है। दुबई क्रूड के प्राइस तो मार्च अप्रैल में सबसे ज्यादा बढ़ गए थे। इसीलिए ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस यूज करके क्रूड का परचेज कॉस्ट ऑप्टिमाइज करने में लगी हुई है। पिछले 4-5 सालों से भारत भी यही कोशिश कर रहा है। 2022 तक भारत 27 कंट्रीज से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता था। फाइनेंशियल 25-26 आते आते हम 41 कंट्रीज से क्रूड इंपोर्ट करने लग गए। हिस्टोरिकली भारत के की सप्लायर्स में इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई और कुवैत आया करते थे। 2021 में भारत का 60% क्रूड मिडिल ईस्ट से आया था। 2023 और 2024 में ये घट के 45% हुआ, लेकिन फाइनेंशियल 26 आते आते ये वापस थोड़ा बढ़ के 52% हो गया। हुआ यूं कि 2023 और 2024 में हमने रशिया से डिस्काउंट पे क्रूड ऑयल सोर्सिंग बढ़ा दी, जिसकी वजह से हमारे मिडिल ईस्ट से क्रूड इंपोर्ट्स थोड़े कम हो गए। 2022 में हमारे क्रूड इंपोर्ट के बास्केट में रशिया का शेयर लगभग ना के बराबर हुआ करता था, लेकिन 2024 आते आते रशिया का शेयर बढ़ के 40 से 45% हो गया। इससे भारत ने फाइनेंशियल 23 और 24 में $13 बिलियन यानी लगभग 1 लाख करोड़ रुपीस बचाए। लेकिन ये जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी ज्यादा दिन नहीं टिकी। यूएस ने 2025 में भारत पे टैरिफ्स लगाए और डिमांड किया कि रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स कम किए जाएं। एज अ रिजल्ट जनवरी 2026 में रशियन ऑयल का शेयर गिर के 20% हो गया। लेकिन फिर से मिडिल ईस्ट में वॉर का सिचुएशन एस्केलेट हुआ तो रशिया ने भारत को फिर से रशिया ऑयल खरीदने दे दिया, पर इस बार हमें डिस्काउंट नहीं मिला बल्कि हमें प्रीमियम पे करना पड़ गया है। बेसिकली जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस के कारण क्रूड के प्राइसेस काफी वॉलेटाइल हो रखे हैं, और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए ये एक ऑलमोस्ट अनकंट्रोलेबल फैक्टर है। उनके कंट्रोल में जो है वो है क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग, जो कि सप्लाई चेन का अगला स्टेप है। दोस्तों, क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल वगैरह बनाने के लिए क्रूड ऑयल को एक लंबे सिलेंड्रिकल टावर में गर्म किया जाता है। इस प्रोसेस को एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन कहते हैं। इस प्रोसेस से अलग अलग लेयर पे अलग अलग प्रोडक्ट निकाल के आता है। सबसे टॉप पे आता है एलपीजी या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, फिर नैफ्था, पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड सो ऑन। इन प्रोडक्ट्स को अपन 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं: लाइट एंड, मिडिल डिस्टिलेट्स और हेवी एंड। एलपीजी, पेट्रोल और नैफ्था लाइट एंड में आते हैं। डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल और केरोसिन मिडिल डिस्टिलेट्स में आते हैं। और फाइनली लोअर वैल्यू प्रोडक्ट्स जो नीचे की तरफ इकट्ठा होते हैं वो हेवी एंड्स हैं। ग्लोबली एक क्रूड बैरल से ऑन एन एवरेज 42% पेट्रोल, 27% डीजल और 10% एविएशन टर्बाइन फ्यूल निकलता है। बचा हुआ 21% एलपीजी, लुब्रिकेंट्स और बाकी पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स में बांटा जा सकता है। बट इंटरेस्टिंगली भारत में ये रेशियो थोड़ा अलग है। जैसा मैंने बताया, भारत ज्यादातर भारी वाला क्रूड इंपोर्ट करता है और भारी क्रूड से लो वैल्यू प्रोडक्ट्स ज्यादा बनते हैं। इसीलिए भारत के रिफाइनरीज को ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, जिससे हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ाई जा सके। अल्टीमेटली भारत का प्रोडक्ट मिक्स कुछ इस तरीके का होता है: 42% डीजल, 18% पेट्रोल
और 6% एविएशन टर्बाइन फ्यूल। बाकी बचा हुआ 34% बाकी प्रोडक्ट्स में बढ़ जाता है। बाकी दुनिया में तो क्रूड ऑयल से सबसे ज्यादा पेट्रोल निकलता है, पर भारत में क्रूड ऑयल से सबसे ज्यादा डीजल निकलता है। हमारे कंजम्पशन पैटर्न में भी डीजल की तरफ ज्यादा झुकाव है। ट्रक्स, बसेस, रेलवेज, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, फार्म मशीन्स सब डीजल पे चलते हैं। बेसिकली डीजल हमारी इकोनॉमी के बैकबोन को ड्राइव करता है। दोस्तों, भारत दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट क्रूड इंपोर्टर होने के साथ साथ फोर्थ लार्जेस्ट रिफाइनर ऑफ क्रूड भी है। चाइना, यूएस और रशिया के बाद हमारा ही नंबर आता है। रिलायंस और नयारा को छोड़ के भारत के सारी बड़ी रिफाइनरीज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, और भारत के 3 सबसे बड़े रिफाइनरीज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज यानी कि ओएमसीज हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईओसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी एचपीसीएल और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल। इन तीनों के पास मिला के भारत के टोटल रिफाइनिंग कैपेसिटी का 54.8% शेयर है। बट इंटरेस्टिंगली, दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल लोकेशन रिफाइनरी रिलायंस रन करता है, और रिलायंस के रिफाइनरी बिजनेस का ईबिट ट्रेंड बाकी कंपनी से काफी डिफरेंट है। आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल इन तीनों के EBITDA मार्जिन लास्ट 4-5 साल में काफी ऊपर नीचे हुए हैं, लेकिन रिलायंस के मार्जिन कंसिस्टेंटली 8% के ऊपर रहे हैं। जब ये सारी कंपनीज ही क्रूड ऑयल की खरीद रही है और उसको ही रिफाइन करके बेच रही है, तो फिर प्रॉफिटेबिलिटी में इतना डिफरेंस क्यों है? क्योंकि रिलायंस ऑयल मार्केटिंग से ज्यादा पेट्रोकेमिकल बिजनेस पे फोकस्ड है, और डोमेस्टिक बिजनेस से ज्यादा फोकस्ड है एक्सपोर्ट्स पे। ऑयल मार्केटिंग में तो उनका शेयर बस 4 to 6% है, लेकिन वो भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और पेट्रोकेम्स एक्सपोर्टर है। रिलायंस एक पीएसयू नहीं है, और शायद यही उसका सबसे बड़ा एडवांटेज भी है। वो प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे अपना डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड कर सकता है। लेकिन भारत के पीएसयू ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पास ये फ्रीडम नहीं है। उनका डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग उनके हाथ में नहीं है, जिसके कारण उनके प्रॉफिट्स काफी फ्लक्चुएट करते हैं। तो चलो अब सप्लाई चेन के अगले स्टेप पे चलते हैं और एएमसीज के डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग को डिटेल में समझते हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के जो 2 मेन प्रोडक्ट्स हैं, डीजल और पेट्रोल, जब ये रिफाइन हो जाते हैं तब उन्हें पाइपलाइंस, रेलवेज, कोस्ट या रोड के थ्रू डिपोज तक पहुंचाया जाता है। डिपोज से फिर इनको टैंकर पे लोड करके रिटेल आउटलेट्स या पंप्स तक पहुंचाया जाता है। लगभग 60% रिटेल आउटलेट्स डीओडीओ यानी डीलर ओन्ड डीलर ऑपरेटेड होते हैं, 40% सीओडीओ यानी कंपनी ओन्ड डीलर ऑपरेटेड होते हैं, और 1% से भी कम आउटलेट्स कोको यानी कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड होते हैं। डीलर फिर एंड कस्टमर को डीजल या पेट्रोल सेल करता है और सेल्स पे कमीशन ले लेता है। एलपीजी का सप्लाई चेन थोड़ा अलग वर्क करता है। बॉटलिंग प्लांट्स में एलपीजी को सिलेंडर्स में भरा जाता है और डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास भेज दिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस में जो एंड कंज्यूमर पे करता है, उससे कंपनीज के प्रॉफिट्स डिसाइड होते हैं। एक आइडियल वर्ल्ड में तो देखो, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, इन सब का प्राइस इंटरनेशनल प्राइस से लिंक्ड होना चाहिए। जिस प्राइस पे इन प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट किया जा सकता है, उसी प्राइस पे टेक्निकली इन प्रोडक्ट्स को लोकल मार्केट में भी बेचना पॉसिबल होना चाहिए। लेकिन रियलिटी काफी अलग है। डीजल और पेट्रोल प्राइसेस रिवाइज करने के लिए गवर्नमेंट का साइन ऑफ चाहिए होता है। एलपीजी प्राइस तो गवर्नमेंट ही सेट करती है, और एटीएफ में भी अगर ज्यादा वॉलेटिलिटी आ जाए तो गवर्नमेंट इंटरवीन करने लगती है। और इसीलिए अल्टीमेटली ओएमसीज के पास ना तो क्रूड के परचेज कॉस्ट पे कंट्रोल है, क्योंकि वो तो ग्लोबल फैक्टर से डिटरमिन्ड है और ग्लोबल प्राइसिंग से डिटरमिन्ड है, और ना ही एंड प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस पे कंट्रोल है, क्योंकि वो गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस्ड है। और पेट्रोल डीजल हमारी इकोनॉमी को बड़े वे में इम्पैक्ट करता है, तो गवर्नमेंट भी जल्दी से प्राइसेस बढ़ाती नहीं है, जिसके कारण ओएमसीज एक थिन मार्जिन एनवायरनमेंट में ऑपरेट करते रहते हैं। ये देखो, आप इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, सबका EBITDA मार्जिन परसेंटेज सिंगल डिजिट में है। स्पेसिफिकली हिंदुस्तान पेट्रोलियम के मार्जिन तो सबसे कम है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि उनका 50% से ज्यादा सेल्स ट्रेडेड प्रोडक्ट्स का है। यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम जितना प्रोडक्ट सेल करता है, उसका 50% अप्रोक्सीमेटली वो खुद रिफाइन करता है। बचा हुआ 50% वो बाकी प्लेयर से खरीद के बस आगे सेल कर देता है। एज अ रिजल्ट उसको रिफाइनिंग का प्रीमियम नहीं मिलता, और उसका ओवरऑल EBITDA मार्जिन बाकी प्लेयर से कम है। आने वाले दिनों में हिंदुस्तान पेट्रोलियम अपनी रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ा रहा है। ऐसे थिन मार्जिन प्रोफाइल वाले सेक्टर में यूजुअली कंपनीज अपना वॉल्यूम बढ़ाने पे फोकस करती है, जिससे वो अपने एब्सोल्यूट प्रॉफिट को बढ़ा सके, और इसके लिए वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन और रिटेल आउटलेट्स बढ़ाती हैं। पाइपलाइंस बढ़ा के मार्जिन इंप्रूव करने का भी स्कोप है, क्योंकि अभी भी बस 56% पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पाइपलाइन के थ्रू जाते हैं। अब आपको सेक्टर का सप्लाई चेन समझ आ गया होगा, तो चलो करंट सिनेरियो की बात करते हैं। जैसा कि हमने समझा कि क्रूड परचेज कॉस्ट और पेट्रोल, डीजल, एलपीजी के सेलिंग कॉस्ट पे कंपनीज का कोई कंट्रोल नहीं होता है। सेक्टर में थोड़ा भी डिस्ट्रप्शन हो तो अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट कंपनीज के मार्जिन्स पे पड़ता है। अभी कुछ महीनों से एकदम ऐसा ही हो रहा था।
क्रूड खरीदने के प्राइसेस मार्च 2026 से काफ़ी बढ़ गए हैं। तो इंटरनेशनली पेट्रोल, डीजल, एविएशन टरबाइन फ्यूल, एलपीजी सबके दाम भी बढ़ गए हैं। इनपुट का दाम बढ़ा, आउटपुट का दाम भी बढ़ गया। भारत में भी इनपुट का दाम तो बढ़ा, लेकिन आउटपुट का दाम नहीं बढ़ाया गया। बाकी कंट्रीज ने ऑन एन एवरेज फ्यूल प्राइसेस को 20 to 25% से हाइक किया, लेकिन भारत में इन प्राइसेस को महज 6 to 9% से हाइक किया गया, शायद एंड कंज्यूमर को, आम जनता को इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए। पर इस वॉलेटिलिटी में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को सारा लॉस उठाना पड़ रहा है। और है तो ये भी देखो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ही, जनता का ही पैसा है। तो इम्पैक्ट डायरेक्ट शायद हमारे पॉकेट्स पे नहीं आ रहा, लेकिन इनडायरेक्ट इम्पैक्ट इन ओएमसीज के बुक्स पे पड़ रहा है। गवर्नमेंट ने 1.23 लाख करोड़ का फाइनेंशियल असिस्टेंस पैकेज भी अनाउंस किया है, पर उससे नुकसान की कितनी भरपाई हो पाएगी ये देखने वाली बात है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के मार्जिन्स दो फ्रंट पे सफर कर रहे हैं, रिफाइनिंग मार्जिन्स और मार्केटिंग मार्जिन्स। रिफाइनिंग मार्जिन से कंपनी की रिफाइनिंग एफिशिएंसी का आइडिया लगता है और मार्केटिंग मार्जिन से डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट का आइडिया लगता है। एचपीसीएल के एमडी के हिसाब से एक इंटीग्रेटेड ऑयल कंपनी जो रिफाइनिंग और मार्केटिंग दोनों करती है, उसके केस में रिफाइनिंग मार्जिन ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। बट इस पर्टिकुलर केस में मुझे ये डिस्कस करना रेलेवेंट लग रहा है, क्योंकि देखो करंट क्राइसिस में कंपनीज को अपने रिफाइनरीज के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से क्रूड नहीं मिला है, तो उन्हें रशियन क्रूड के इंपोर्ट्स को बढ़ाना पड़ा। अलग क्वालिटी के क्रूड का प्राइस डिफरेंट होता है, उससे प्रोडक्ट मिक्स भी डिफरेंट निकलता है, जिससे अल्टीमेटली कंपनी के ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन या जीआरएम पे इम्पैक्ट आता है। तो इसीलिए जीआरएम को देखना इंपॉर्टेंट है और प्रोडक्ट मिक्स हमेशा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, जो कि सोर्स ऑफ द क्रूड पे डिपेंड करता है। अब अगर अपन बात करें मार्केटिंग मार्जिन की, तो कंपनी के मार्केटिंग मार्जिन्स डिपेंड करते हैं फाइनल सेल प्राइस पे। और जैसा हमने देखा कि भारत ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के जो प्राइसेस है उनको बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में सबसे कम हाइक किया है। अगर भारत की ओएमसीज अपना प्रोडक्ट इंटरनेशनली सेल करती तो उनके मार्जिन्स बेटर होते, पर वो ऐसा कर नहीं सकते। बेचना तो भारत में ही पड़ेगा और इसीलिए मार्केटिंग मार्जिन बढ़ाने का भी रूम नहीं है। तो इन सबके चलते ही कंपनीज के डेली लॉसेस कुछ दिन पहले लगभग 1000 करोड़ रुपीस के थे। लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के प्रॉब्लम सिर्फ यहीं खत्म नहीं होते। क्रूड पे डिपेंडेंस पूरी कंट्री के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। क्रिसिल के एक रिपोर्ट के हिसाब से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट 0.8% से बढ़ के 2.2% हो सकता है। हालत इतनी खराब हो गई थी कि पीएम मोदी को वर्क फ्रॉम होम के लिए अपील करना पड़ गया। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। बेसिकली दुनिया भर के वॉर्स ने भारत की एक बड़ी वीकनेस को एक्सपोज कर दिया है। हमें समझ आ गया है कि हम क्रूड के इंपोर्ट्स पे इतने ज्यादा डिपेंडेंट तो नहीं रह सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने काफी रेडिकल स्टेप्स लेना शुरू कर दिया है। रिसेंटली E100 यानी कि 100% इथेनॉल के रूल्स नोटिफाई कर दिए गए हैं। डीजल को भी एक बायोफ्यूल इसोब्यूटेनॉल के साथ ब्लेंड करने की बात चल रही है। और काफी समय से ट्रांसपोर्टेशन के लिए ईवीज, सीएनजी व्हीकल्स, ग्रीन हाइड्रोजन जैसी टेक्नोलॉजी का भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जा रहा है। तो दोस्तों, जब भारत फ्यूल का रूप ही चेंज कर रहा है, ओएमसीज को भी साथ साथ अपना बिजनेस तो चेंज करना ही पड़ेगा। इसीलिए आप देखोगे कि मैक्सिमम ओएमसीज धीरे धीरे एनर्जी कंपनीज बन रही हैं। शॉर्ट टर्म के लिए तो वो रिफाइनरीज में इन्वेस्ट कर रही हैं क्योंकि कंट्री की नीड भी है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो ऑल्टरनेटिव एनर्जी पे भी बेट ले रहे हैं। रिलायंस का तो आपको पता ही है, वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्लीन एनर्जी हब बनना चाहता है। भारत पेट्रोलियम ने भी अगले 5 सालों में ग्रीन एनर्जी में 10,000 करोड़ का केपेक्स करने का प्लान किया है। इंडियन ऑयल ने इंडिया का पहला 3G इथेनॉल प्लांट लगाया है और भारत में पहली बार हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसेस भी इंडियन ऑयल ने इंट्रोड्यूस किए हैं। ईवी चार्जिंग स्टेशंस, बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट के साथ कंपनी अपने रेवेन्यू स्ट्रीम्स को डाइवर्सिफाई कर रही है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम भी जोरों शोरों से कैपेसिटी बढ़ा रही है। पंजाब में वो इथेनॉल की फैक्ट्री लगा रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन की कैपेसिटी वो 25x कर रहे हैं, प्लस सोलर प्रोजेक्ट्स भी एक्सपैंड कर रहे हैं। तो दोस्तों, एक बात तो साफ है, क्रूड ऑयल हमारी इकोनॉमी के लिए आज बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो हमें वल्नरेबल भी बनाती है। तो ज़्यादा समय तक हम इस पे डिपेंड तो नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है, कौन सा एनर्जी सोर्स में इतना पोटेंशियल है कि वो क्रूड को रिप्लेस कर सकता है? ओएमसीज का कौन सा बेट लॉन्ग टर्म में पे ऑफ करेगा? अपने थॉट्स हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक और शेयर कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं हूँ शांतनु जैन, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।